आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कल यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। नतीजों से पहले वाराणसी ईवीएम मामले में एडीएम एनके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। एडीएम एनके सिंह पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर सभी जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना प्रक्रिया की वेबकास्टिंग की मांग की है। चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने हिंसा रहित काउंटिंग की मांग की है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। ईवीएम पर विवाद के बाद लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। राज्य में कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी के लिए कैंप बना लिया है। समाजवादी पार्टी के आरोपों के बाद सोनभद्र जिले के घोरावल के उप जिलाधिकारी रमेश कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। संत कबीरनगर जिले के डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिस तरीके से बनारस में आपने देखा ईवीएम सड़क पे पड़े रहे, घंटे 2 घंटे पड़े रहे, जहां मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी रही होगी, जहां जिम्मेदारी रही होगी पुलिस व्यवस्था की उनको लेके जाने के लिए, और उनको वो छोड़ के कैसे भाग गए। उत्तर प्रदेश के अलावा कल उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। उत्तराखंड में मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। काउंटिंग स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत का दावा किया है। हमको पूरा बहुमत मिलने जा रहा है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। हमारा कोई बी प्लान सी प्लान नहीं है। बहुत अच्छे लोगों को हम किसी कारणवश टिकट नहीं दे पाए हैं। वो लोग हैं, यदि उनमें से कुछ जीत के आते हैं, उनका सहयोग हम सरकार चलाने में भी लेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने उम्मीद जताई है कि भारत में कल बदलाव के हक में फैसला आएगा। पंजाब के लोग जो है बदलाव चाहते थे और वो बदलाव उन्होंने अपनी मशीनों में कैद कर दिया। तो कल 12 बजे के बाद शायद आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी को भी गोवा में पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी की सरकार आ जाएगी और ये एक आधा दूसरा सीट कम भी पड़ा। हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनका सपोर्ट हमें मिलेगा। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासत तेज है। चुनाव की तारीखों का ऐलान टलने के बाद आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी भाग गई है। एमसीडी ने चुनाव टाल दिया, हार मान ली। दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं। कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत की चुनाव न कराएं, अब इनकी जमानत जब्त कराएंगे। हमारे सर्वे में अभी 272 से 250 सीट आ रही थी, अब 260 से ज्यादा सीटें आएंगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग वो संस्था जिसके कंधों पर संविधान ने जिम्मेदारी डाली है कि वो समय पे चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे। वो चुनाव आयोग आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया। दरअसल आज चुनाव आयोग को एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान करना था, लेकिन ऐलान से कुछ देर पहले ही इसे टाल दिया गया। Due to some reason, some communication has come from central government where they have shown some other intention. So I am not able to announce election dates right now. चुनाव आयोग ने कहा कि सरकार तीनों निगमों को मिलाकर एक करना चाहती है। चुनाव आयोग तीनों निगमों को एक करने पर कानूनी सलाह लेगा और फिर चुनावों की तारीख का ऐलान होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि 18 मई से पहले चुनाव कराए जाएंगे। नेटो की सदस्यता की मांग पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कदम पीछे खींच लिए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ये समझने के बाद कि नेटो हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता, उन्होंने इस मामले को काफी पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने कहा कि नेटो रूस के साथ टकराव से डरता है। नेटो में शामिल होने के सवाल के जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि वो कभी ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों पर गिरकर भीख मांग रहा हो। У вас есть шанс выжить. Почти 2 недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश शांति हासिल करने के लिए रूस के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन में तख्तापलट करने की कोशिश नहीं कर रहा। पश्चिमी देश रोजाना रूस पर नए प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ नए विमानन प्रतिबंधों की घोषणा की है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया है। Америка забороняє імпорт нафти з Росії, нафтопродуктів, газу, вугілля. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс. Я вдячний особисто президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення. रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वो प्रतिबंधों का करारा जवाब देने पर काम कर रहा है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ये पहले से साफ है कि पुतिन यूक्रेन में जीत नहीं सकते। वहीं रूस यूक्रेन तनाव को ब्रेकिंग पॉइंट पर धकेलने के लिए चीन ने नेटो को दोषी ठहराया है। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो बायोलॉजिकल लैब तैयार करने में यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसके बाद रूस ने अमेरिका से पूछा कि आप दुनिया को बताइए, आपने यूक्रेन में सेना से जुड़ी जैविक लैब को मदद क्यों की, जहां एंथ्रेक्स और प्लेग जैसे वायरस तैयार किए जा रहे थे। रूस का कहना है कि उसके पास यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के दस्तावेज हैं, जिसमें उसने सैन्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेग, हैजा, एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों के नमूनों को 30 लैब में नष्ट करने के आदेश दिए थे। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका दोनों ने बायोलॉजिकल लैब के आरोपों से इनकार किया है। पेंटागन ने इसे बेतुका और गलत बताया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है। छात्रों का आखिरी बैच भी युद्ध वाले क्षेत्र से बाहर निकल चुका है और वो जल्द पड़ोसी देशों के जरिए भारत आएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पीएम मोदी ने भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए विश्व के नेताओं से करीब 11 बार बात की। पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने परिवारों की मदद करने के बजाय राजनीति की। बजाय के परिवारों के साथ मिले, उनका कुछ सहयोग करें, उनकी चिंता करें, राजनीतिकरण में घुस गए। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ऑपरेशन गंगा के तहत 9 बांग्लादेशी छात्रों को बचाने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है। भारतीय दूतावास ने कीव से सुरक्षित निकलने में एक पाकिस्तानी छात्रा आसमा शफीक की भी मदद की थी। आसमा ने मदद के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है। Hi, my name is Asma Shafiq. I'm from Pakistan, and I'm really grateful and thankful to the Red Cross Society, the Indian government, and the Indian Embassy for safely evacuating us from our places and letting us go to the borders and to our destination safely. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.